अच्छा, फ़िलहाल तो हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की प्रैक्टिस करते हैं। एवरी फ्राइडे 11 to 1 आप लोगों की वर्कशॉप होगी और हर फ्राइडे वाले दिन जो है वो मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ जो है वो रिवाइज करवाऊंगा, आप लोगों को उसके पास पेपर्स करवाऊंगा। ओपन फॉर ऑल है, कोई भी बच्चा इन वर्कशॉप्स को ज्वाइन कर सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप लोगों के दोस्त हों तो उन लोगों को भी आप जो है वो बता सकते हो, ठीक है। और ये एग्ज़ाम्स तक मैं चलाता रहूँगा ताकि आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस या रिवीजन होती रहे। सही है भाई। अच्छा, अब हम आज की क्लास में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ जो है वो सॉल्व करता हूँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन है। आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड कर कर और आप लोगों को समझाऊंगा, फिर आप लोगों को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर टाइम दूंगा और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो, इसकी रिक्वायरमेंट नंबर ए में लिखा हुआ है, लिस्ट एनी 4 सिचुएशंस इन विच इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक्स बिकम्स इनवैलिड। 4 मार्क्स, ठीक है। बोलता है लिस्ट एनी 4 सिचुएशंस, कोई भी 4 ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशंस बताओ इन विच इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, जिसमें EOQ का जो मॉडल है फॉर डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक बिकम्स इनवैलिड। EOQ का मॉडल जो है ना वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। EOQ का मॉडल जो है वो इनवैलिड हो जाता है और इस बात के वो 4 मार्क्स देता है। इनवैलिड होने का मतलब ये है कि जहाँ पर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल अप्लाई नहीं कर सकता, सही है। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल की कुछ अजम्पशंस होती हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जो मॉडल है इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। क्या आप लोगों को वो अजम्पशंस मालूम है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जब हम मॉडल अप्लाई करते हैं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल में हम कुछ बातें एज्यूम करते हैं, कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं। वो अजम्पशंस क्या होती हैं, आप लोग अगर बता सको तो। नंबर 1, पहली अजम्पशन क्या होती है? एक अजम्पशन ये होती है कि कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर ऑर्डर इज कांस्टेंट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर ऑर्डर इज कांस्टेंट, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जब आप मॉडल अप्लाई करते हो तो आप ये एज्यूम करते हो कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। इन रियल लाइफ आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो चेंज होती रहती है। इन रियल लाइफ आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती रहती है। इन रियल लाइफ आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो चेंज होती रहती है। बट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल ये एज्यूम करता है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग होगी पर ऑर्डर वो कांस्टेंट है। दूसरी अजम्पशन जो होती है वो ये होती है कि जो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है वो भी कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। जो होल्डिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है वो भी कांस्टेंट होगी, यानी कि एक यूनिट की जो होल्डिंग कॉस्ट है ना वो सेम रहेगी। एक यूनिट की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहेगी, एक बराबर रहेगी, एक ही जितनी रहेगी, उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बात आप लोगों को मालूम है। तीसरी अजम्पशन क्या होती है? तीसरी अजम्पशन ये होती है कि जो एनुअल डिमांड है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो आपके पास अगर लेट से पूरे साल में 120 यूनिट्स इस्तेमाल होने हैं, अगर पूरे साल में 120 इस्तेमाल होने हैं तो हर महीने 10-10 यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। जो आपकी एनुअल डिमांड होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये भी एक अजम्पशन होती है। प्यारे बच्चों, ज़रा चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर देना ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं या नहीं। जो एनुअल डिमांड होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि अगर पूरे साल में 120 चीज़ें इस्तेमाल होंगी तो हर महीने 10 चीज़ें ही इस्तेमाल होंगी। ये भी एक इसकी अजम्पशन होती है, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस होती हैं। इन अजम्पशंस की बुनियाद पर हम अपना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसको कैलकुलेट करते हैं, सही है। अब यहाँ पर इससे बोला था कि 4 ऐसी सिचुएशंस बताओ जिसमें EOQ का मॉडल जो है वो इनवैलिड हो जाएगा या हम यूज़ नहीं कर सकेंगे।
अगर अगर ये जो अजम्पशंस मैंने लिखी हैं और कुछ और बातें भी मैं बता दूंगा, ये सारी बातें अगर प्रेजेंट होंगी तो हमारा ईओक्यू का मॉडल जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैं एक मिनट ज़रा अपने व्हाट्सएप को ज़रा म्यूट कर दूं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि भाई आईकेप ने जो है ना, मैं आईकेप का ज़रा आंसर यहाँ पर ओपन कर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आईकेप का आंसर जो है वो पेस्ट कर और आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, देखो आईकेप के आंसर में क्या लिखा हुआ है। आईकेप के आंसर में लिखा हुआ है द ईओक्यू मॉडल बिकम्स इनवैलिड in the following situations. The EOQ model, the economic order quantity model, the EOQ model becomes invalid in the following situations. अगर ये situations जो नीचे दी हुई situations हैं, अगर ये situations होंगी तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल जो है ना वो इनवैलिड हो जाएगा। पहली सिचुएशन क्या है? द होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट कांस्टेंट। अगर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, अगर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो मॉडल है वो इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात लिखी हुई है द स्टॉक इज नॉट कंज्यूम्ड एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द पीरियड ड्यू टू विच एवरेज इन्वेंट्री इज नॉट इक्वल टू 1/2 ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी। दूसरी बात उसने लिखी कि अगर जो स्टॉक जो कंज्यूम हो रहा है स्टॉक वो कांस्टेंट लेवल पर या कांस्टेंट रेट पर अगर कंज्यूम नहीं हो रहा तो फिर भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मॉडल जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मॉडल की अजम्पशन होती है कि जो स्टॉक है ना वो कॉन्स्टेंटली कंज्यूम हो रहा होगा। अगली चीज़ है द कॉस्ट पर ऑर्डर इज नॉट कांस्टेंट। देखो नॉट का वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नॉट है, यहाँ पर भी नॉट है, कि ये बातें नहीं होंगी तो ईओक्यू का मॉडल यूज़ नहीं हो सकता। द कॉस्ट पर ऑर्डर इज नॉट कांस्टेंट, जो कॉस्ट पर ऑर्डर है वो कांस्टेंट ना हो, जो कॉस्ट पर ऑर्डर है वो अगर कांस्टेंट ना हो तो भी ये मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता। उसके बाद लिखा हुआ है देयर आर क्वांटिटी डिस्काउंट्स अवेलेबल, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ क्वांटिटी में ख़रीदूंगा तो मुझे डिस्काउंट्स मिलेंगे। अगर डिस्काउंट्स मिलेंगी तो मेरी परचेज कॉस्ट चेंज हो जाएगी और परचेज कॉस्ट चेंज होने की वजह से अगेन ये मॉडल अप्लाई नहीं हो सकेगा। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को? पार्ट ए क्लियर है? अच्छा, फिर हम मेन अपने पार्ट पर आते हैं, जो मेन आपका क्वेश्चन है उस पार्ट पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है जमाल लिमिटेड, जमाल लिमिटेड JL purchases raw material T3, Jamal Limited JL purchases raw material T3 for its product DBO. Jamal Limited JL purchases raw material T3 for its product DBO. Jamal Limited JL purchases raw material T3 for its product DBO on a quarterly basis. On a quarterly basis. जमाल लिमिटेड T3 खरीदता है DBO से क्वार्टरली बेसिस पर। क्वार्टरली बेसिस का मतलब साल में कितनी बार? क्वार्टरली बेसिस का क्या मतलब हुआ? साल में कितनी बार खरीदता है? क्वार्टरली बेसिस का मतलब है साल में 4 बार खरीदता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर T3। मैनेजमेंट जो है वो अब ये कंसिडर कर रही है कि वो इस पॉलिसी को रिवाइज कर दे, इस पॉलिसी को चेंज कर दे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिगार्ड, और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पहली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ DBO इज 19,000 यूनिट्स। हर साल DBO के 19,000 यूनिट्स बनते हैं।
each unit of DBO requires 1 kilogram of T3, which is the resultant quantity after normal loss of 5%. हर डीबीओ बनाने के लिए, डीबीओ का हर यूनिट बनाने के लिए, डीबीओ का हर यूनिट बनाने के लिए T3 का 1 kg इस्तेमाल होता है। हर डीबीओ बनाने के लिए T3 का 1 किलो इस्तेमाल होता है, विच इज़ द रिजल्टेंट क्वांटिटी आफ्टर नॉर्मल लॉस ऑफ 5%। और ये नॉर्मल लॉस 5% के नॉर्मल लॉस के बाद है, 5% के नॉर्मल लॉस के बाद है। अब देखो होता क्या है कि आप जो है ना वो परचेज करते हो क्वांटिटी, उसमें से कुछ जो है वो लॉसेस हो जाते हैं और उसके बाद आपके पास नेट क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, आप कुछ चीज़ परचेज करते हो, परचेज के बाद उसमें से लॉसेस आ जाते हैं और उसके बाद नेट क्वांटिटी आती है। अब पहली बात मुझे ये बताओ कि ये जो 1 kg ऑफ T3 लिखा हुआ है, ये 1 kg ऑफ T3 जो लिखा हुआ है, इसके आगे अगर लिखा हुआ है विच इज़ द रिजल्टेंट क्वांटिटी, इसके आगे लिखा हुआ है विच इज़ द रिजल्टेंट क्वांटिटी, तो अगर इसके आगे लिखा हुआ है विच इज़ द रिजल्टेंट क्वांटिटी, तो ये आफ्टर लॉस होगा या बिफोर लॉस होगा? Each unit of DBO requires 1 kg of T3, which is the resultant quantity after normal loss of 5%, after loss होगा। इसका मतलब नेट क्वांटिटी जो मुझे चाहिए ना वो 19,000 यूनिट्स बनाने के लिए 1 किलो के हिसाब से 19,000 चाहिए। जो मुझे नेट क्वांटिटी चाहिए, नेट क्वांटिटी 19,000 यूनिट्स बनाने के लिए 1 किलो के हिसाब से 19,000 किलोस चाहिए। जो मुझे नेट क्वांटिटी चाहिए वो 19,000 यूनिट्स बनाने के लिए 1 किलो के हिसाब से 19,000 किलो चाहिए। लेकिन मैं परचेज़ कितनी करूँगा? मैं परचेज़ कितनी करूँगा? सर ये आफ्टर लॉस है, और अगर ये आफ्टर लॉस है तो आप इसको 95 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। 19,000 जो है वो आफ्टर लॉस है ना, और अगर आफ्टर लॉस है उसको 95 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। एग्रीड? 19,000 जो है वो आफ्टर लॉस है, अगर वो आफ्टर लॉस है तो उसको आप 95 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, है ना? तो क्योंकि 5% का लॉस था, इसका मतलब आप 20,000 खरीदोगे। आप 20,000 खरीदते हो, आप 20,000 खरीदते हो और आप 20,000 खरीदते हो तो 5% ज़ाया हो जाता है। जब 5% ज़ाया हो जाता है तो 19,000 बच जाता है। आप 20,000 खरीदते हो, 1,000 यानी कि 5% ज़ाया हो जाता है और 19,000 बच जाता है। ये 100% है, ये 5% है और ये 95% है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट बाय द सप्लायर फॉर परचेज ऑफ T3 इज 3500 किलोग्राम्स। सप्लायर ने आपसे ये कहा हुआ है, सप्लायर ने आपको ये कहा हुआ है कि आप 3500 किलो T3 एक वक्त पर कम से कम मुझसे ख़रीदोगे। एक वक्त पर कम से कम 3500 किलोग्राम्स T3 मुझे ख़रीदना पड़ेगा, ये लाजमी है। सप्लायर ने मुझे डिक्टेट किया हुआ है, सप्लायर ने मुझे बोला हुआ है। आगे बोलता है हाउएवर द सप्लायर ऑफर्स फॉलोइंग प्राइसेस एट डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटीज़। लेकिन सप्लायर ने कुछ और बातें बोली हैं। सप्लायर ने बोला अगर मुझसे आप 3500 चीज़ें ख़रीदोगे तो एक चीज़ मैं आपको 305 में, 1 किलो 305 में दूंगा। सप्लायर ने ये बोला हुआ है कि अगर आप 4,000 चीज़ें ख़रीदोगे तो एक चीज़ मैं 299 में दूंगा। अगर आप 5,000 चीज़ें ख़रीदोगे तो एक चीज़ 296 में दूंगा। यानी कि जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे उतना आपको ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलता जाएगा। फिर लिखता है JL मेंटेन्स T3 सेफ्टी स्टॉक ऑफ 320 किलोग्राम्स। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक एक ही बात है, सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक एक ही बात है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये एक तरह से आपका रिजर्व है। The cost of placing each order is rupees 4,200, out of which 1,780 pertains to salaries of staff of purchase department। जो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर है, जो एक ऑर्डर प्लेस करने की टोटल कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर इज रुपीज़ 4,200। एक ऑर्डर प्लेस करने की टोटल जो कॉस्ट है ना वो 4,200 रुपये है। आउट ऑफ विच 1,780 pertains टू सैलरीज ऑफ स्टाफ ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। अच्छा, हम ऑर्डरिंग कॉस्ट जो अपने EOQ के फॉर्मूले में लेते हैं वो कौन सी वाली लेते हैं? क्या हम फिक्स लेते हैं
या हम वेरिएबल लेते हैं? क्या करते हैं हम जब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते हैं तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स्ड होती है, वेरिएबल होती है, कौन सी होती है? यस, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होती है ना, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होती है। तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टाफ की सैलरी जो है ये तो मुझे पे करनी ही होगी, चाहे मैं ऑर्डर ज़्यादा कम प्लेस करूं, जितने भी प्लेस करूं। उसके बाद अगले पॉइंट में लिखता है होल्डिंग कॉस्ट पर केजी ऑफ एवरेज स्टॉक इज ₹260 which includes rent of 180 for the floor space occupied by each kg. Variation in the stock held has no effect on the remaining holding cost. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बोलता है, जरा गौर से सुनना, बोलता है कि जो टोटल मेरी होल्डिंग कॉस्ट होती है, बोलता है जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट होती है 1 किलो की वो 260 होती है। टोटल जो होल्डिंग कॉस्ट होती है 1 किलो की वो 260 होती है, ठीक है। फिर बोलते हैं इसमें 180 रुपये का रेंट शामिल है, इसमें 180 रुपये का रेंट शामिल है, इसमें 180 रुपये का जो रेंट शामिल है वो है फॉर द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच केजी, यानी कि जितने किलोग्राम्स मैं रॉ मटेरियल जो है वो प्लेस करूँगा या रखूँगा अपने जगह पर, उस पर मुझे 180 रुपये के हिसाब से जो रेंट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बोलता है वेरिएशन इन द स्टॉक हेल्ड हैज नो इफेक्ट ऑन द रिमेनिंग होल्डिंग कॉस्ट, यानी कि जो दूसरी होल्डिंग कॉस्ट है, अगर स्टॉक कम हो या ज़्यादा हो उससे उस होल्डिंग कॉस्ट पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे बताओ कि ज़रा गौर से इस जुमले को दोबारा से पढ़ो, ज़रा गौर से इस जुमले को दोबारा से रीड करो और मुझे बताओ कि वो वाली होल्डिंग कॉस्ट कौन सी है या कितनी है जो वेरिएबल है। वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है बताओ? एक्सेलेंट, 180 रुपये की जो कॉस्ट है वो वेरिएबल है। वो वेरिएबल इसलिए है क्योंकि सवाल में क्लियरली मेंशन्ड है कि 260 में से 180 की ऐसी कॉस्ट है जो फ्लोर स्पेस के साथ, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड के साथ वेरी करती है, चेंज करती है, और बाकी जो 80 रुपये बच जाते हैं वो वेरी नहीं करते हैं। बाकी जो 80 रुपये बच जाते हैं वो वेरी नहीं करते हैं। इसका मतलब 260 में से जो 80 रुपीज़ है वो वेरी नहीं करते और बाकी 180 रुपीज़ वेरी करते हैं या चेंज होते हैं। अब सवाल क्या बोलता है? सवाल बोलता है डिटरमाइन द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ T3 ऑफर्ड बाय द सप्लायर एट विच JL's कॉस्ट विल बी मिनिमाइज्ड। 8 मार्क्स। सवाल बोलता है कि वो परचेज ऑर्डर की क्वांटिटी बताओ जो मैं अपने सप्लायर से परचेज़ करूं, वो परचेज़ ऑर्डर की क्वांटिटी बताओ जो मैं अपने सप्लायर से परचेज़ करूं, ताकि मेरी यानी कि JL की जो कॉस्ट है, JL के जो खर्चे हैं वो मिनिमम हो, ठीक है ना। अच्छा, अब इन्वेंट्री से रेलेवेंट कितनी तरह के खर्चे होते हैं? इन्वेंट्री से रेलेवेंट कितनी तरह के खर्चे होते हैं बताओ? नंबर 1 इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट, नंबर 1 इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट है ना। परचेज कॉस्ट क्या होती है? इन्वेंट्री को जब मैं परचेज करता हूँ, आप लोगों की पार्टिसिपेशन चैट बॉक्स में बहुत कम आ रही है, काइंडली पार्टिसिपेट करो। सबसे पहली तो इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट होती है। परचेज कॉस्ट क्या होती है? जब मैं इन्वेंट्री परचेज करता हूँ तो इन्वेंट्री को परचेज करने के लिए जो पैसे पे करता हूँ वो परचेज कॉस्ट कहलाती है। दूसरी इन्वेंट्री की दूसरी कॉस्ट कौन सी होती है? होल्डिंग कॉस्ट है ना। इन्वेंट्री की दूसरी जो कॉस्ट होती है वो होल्डिंग कॉस्ट होती है। होल्डिंग कॉस्ट कैसे भाई? जब आप इन्वेंट्री को रखते हो तो उसके लिए जो आप पैसे पे करते हो वो होल्डिंग कॉस्ट। तीसरी कॉस्ट कौन सी होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? जितने आप ऑर्डर्स प्लेस करते हो उन ऑर्डर्स के हिसाब से वो कॉस्ट पे करनी पड़ती है। और चौथी क्या होती है बताओ? एक और कॉस्ट भी होती थी, एक्सेलेंट, एक और कॉस्ट होती है स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या होती है? अगर कोई मुझसे कोई चीज़ खरीदने आया, मांगने आया हो और मेरे पास वो चीज़ मौजूद ना हुई तो जो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नुकसान होता है वो मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट कहलाती है। तो मेरे पास परचेज कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, स्टॉक आउट कॉस्ट है। अच्छा, ये जो सवाल हम कर रहे हैं, अभी जो सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं है। तो मुझे ये देखना होगा कि कितने लेवल पर मेरी परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये तीन जो इस सवाल में प्रेजेंट है,
ये तीन जो है ना कितने लेवल पर या कितनी क्वांटिटी पर क्या कितने यूनिट्स बनाने पर इन तीनों का टोटल जो है ना वो मिनिमम है। अब सप्लायर मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। सप्लायर बोलता है जाओ मुझसे 3500 चीज़ें ख़रीद लो, मुझसे 4000 चीज़ें ख़रीद लो, मुझसे जो है वो आप 5000 चीज़ें ख़रीद लो। तो हमें क्या करना है, हमें इस सिचुएशन के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से हर सिचुएशन पर, पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन, हर सिचुएशन पर 3500 पर, 4000 पर और 5000 पर ये देखना है कि हमारी परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल कहाँ पर मिनिमम है। जहाँ पर मेरी परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो टोटल बनता है, इन तीनों का टोटल, इंडिविजुअली नहीं, इन तीनों का टोटल मिनिमम बनता है, वहाँ पर मैं अपने ऑर्डर्स को प्लेस करूँगा। ठीक है जनाब, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सही है भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अच्छा, अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब हमें जो है वो करना ये पड़ेगा कि हर स्पेसिफिक लेवल पर हमें अपनी एक वर्किंग करनी पड़ेगी। हर स्पेसिफिक लेवल पर हमें अपनी एक वर्किंग कर कर ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पर परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो टोटल है ना वो कितना बन रहा है। और किस तरह से ये करेंगे, हम अपने पास जो है वो एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। हम बोलते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, लेट से मैं एक वक्त पर 3500 चीज़ें ऑर्डर करता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी परचेज कॉस्ट क्या होगी? अगर मैं एक वक्त पर 3500 चीज़ें ऑर्डर करूँगा, अगर मैं एक वक्त पर 3500 चीज़ें ऑर्डर करूँगा तो 1 किलो मुझे 305 का पड़ेगा। 1 किलो मुझे 305 का पड़ेगा। 1 किलो मुझे 305 का पड़ेगा। और पूरे साल में मुझे कितने किलो चाहिए? 20,000 किलो चाहिए, करेक्ट। 1 किलो मुझे 305 रुपये का पड़ेगा और पूरे साल में मुझे 20,000 किलो चाहिए। पूरे साल में 20,000 किलो चाहिए। सही है भाई, पूरे साल में मुझे 20,000 किलो चाहिए। तो ये कितना बन गया? 6.1 मिलियन। डन है भाई, ये कंफर्म है? ओके है, डन है? मुझे काइंडली कंफर्म कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ये एक ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं 4,000 यूनिट्स ऑर्डर करूं या 5,000 एक वक्त पर ऑर्डर करूं तो क्या होगा कि मेरी जो परचेज कॉस्ट होगी 4,000 के हिसाब से वो हो जाएगी 4,000, सॉरी 20,000, 299 इंटू 20,000, 299 इंटू 20,000, ठीक है ना। 299 रुपीज़ का पड़ेगा अगर मैं 4,000 कर कर चीज़ें मंगवाऊँगा। अगर मैं 4,000 कर कर चीज़ें मंगवाऊँगा तो मुझे जो है वो ये 20,000 जो चीज़ें हैं वो 299 के हिसाब से 5980 की पड़ेंगी। अच्छा, अगर मैं एक वक्त में 5,000 चीज़ें मंगवाऊँगा तो क्या होगा कि 296 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, 296 मल्टीप्लाइड बाई 20,000, 296 मल्टीप्लाइड बाई 20,000। इस केस में मेरी परचेज कॉस्ट क्या होगी? इस केस में मेरी परचेज कॉस्ट है वो 5920,000 बन रही है। यानी कि हुआ क्या कि भाई इन तीनों में से अगर मैं परचेज कॉस्ट के हवाले से बात करूं, इन तीनों में से अगर मैं परचेज कॉस्ट के हवाले से बात करूं तो लोएस्ट परचेज कॉस्ट इसकी है। लेकिन मुझे बहुत सारी दूसरी बातें भी देखनी है। मुझे अपनी होल्डिंग कॉस्ट भी देखनी है, मुझे अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी देखनी है और फिर मुझे अपना डिसीजन लेना है। तो अब मैं अपनी होल्डिंग कॉस्ट पर आ जाता हूँ। होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था? हाँ प्यारे बच्चों, होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला रिकॉल करें ज़रा। होल्डिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता था? होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता था ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2, है ना, मल्टीप्लाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर मैं 3500 के ऑर्डर्स प्लेस करता हूं तो 3500 डिवाइडेड बाई 2, 3500 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2, 3500 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 3500 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी?
क्या 260 लूँ, क्या 180 लूँ, क्या 80 लूँ, कितनी लूँ? अच्छा देखो, सेफ्टी स्टॉक जो है ना, उसकी होल्डिंग कॉस्ट तो हर केस में सेम होगी, तो उसको मैं इग्नोर ही कर देता हूँ ना। देखो, सेफ्टी स्टॉक वाली होल्डिंग कॉस्ट तो मुझे, चाहे मैं क्या कहते हैं 3500 कर कर ऑर्डर्स प्लेस करूँ, चाहे मैं 4-4 हज़ार कर कर ऑर्डर्स प्लेस करूँ, चाहे मैं 5-5 हज़ार कर कर ऑर्डर्स प्लेस करूँ, वो तो मुझे हर सिनेरियो में पे करनी है। यानी कि सेफ्टी स्टॉक वाली होल्डिंग कॉस्ट तो मुझे 3500 वाले केस में भी पे करनी है, मुझे 4000 वाले केस में भी पे करनी है, मुझे 5000 वाले केस में भी पे करनी है। तो या तो मैं उसको हर जगह कंसिडर करूं, या तो फिर मैं उसको टोटलिटी में इग्नोर ही कर दूं। तो मेरे आंसर पे कोई, फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट होगी वो हर किसी में कम होगी। तो चाहो आप लोग तो उसको कर सकते हो, लेकिन मैं हाँ इस सिनेरियो में ओमिट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे वैसे आप सही कह रहे हो कि जब हम सेफ्टी स्टॉक या हम लोग बफर स्टॉक रखते हैं, तो सेफ्टी या बफर स्टॉक की जो होल्डिंग कॉस्ट है वो भी लाजमी तौर पर अकाउंट फॉर होती है। खैर, यहाँ पर हमने किया ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 180। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम 260 नहीं लेंगे, क्योंकि 260 में से सिर्फ और सिर्फ 180 वो है जो वेरिएबल है, बाकी 80 जो है वो वेरी ही नहीं करती है। तो हमने ये कैलकुलेट कर ली 315000। इसके बाद अगले केस में अगेन 4000, यानी कि ऑर्डर साइज है 4000, 4000 डिवाइडेड बाई 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि 180। और उससे अगले केस में अगेन ऑर्डर साइज यानी कि 5000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि 180। अगर आप बफर या सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट लोगे, तो हर लेवल पर जो कॉस्ट आ रही होगी वो एक सेम अमाउंट से ज़्यादा आ रही होगी, तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है ना, उसको इग्नोर कर दो। ये एक ऑप्शन आपके पास होता है। तो ये मेरी होल्डिंग कॉस्ट आ रही है, सही है। अच्छा, सवाल अगर पूछता कि टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, तो फिर बफर स्टॉक को कंसिडर करते, लेकिन अभी तो सवाल ने ये पूछा है कि 3500, 4000 या 5000 किस लेवल पर ऑर्डर प्लेस करूं, तो मैं उसको हर ऑप्शन में से इग्नोर कर रहा हूं। अब हम आ जाते हैं अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने होंगे, उसकी मैं एक अलग वर्किंग कर देता हूँ। अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालता हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालता हूँ, तो देखो पूरे साल में 20,000 चीज़ें चाहिए और एक वक्त पे 3500 चीज़ें आ रही हैं, तो 6 ऑर्डर्स बनते हैं। सर ये तो 5.71 बन रहा है। सर ये तो 5.71 बन रहा है। 5.71 का मतलब ये हो गया कि 6 ऑर्डर्स ही प्लेस करने पड़ेंगे ना, आपको 6 बार चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। बात को समझ रहे हो? 20,000 चीज़ें पूरे साल में चाहिए, 3500 कर कर चीज़ें मंगवाओगे, तो 6 बार चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, 6 बार चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 5.71 जो है ना, इसको 6 कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे 6 बार चीज़ें मंगवानी पड़ेंगी। अच्छा, अगर पूरे साल में 20,000 चीज़ें चाहिए और एक वक्त पर 4,000 चीज़ें मंगवाता हूँ, तो 5 बार, ये राउंडेड ऑफ आ रहा है, ये तो आ ही 5 रहा। और अगर पूरे साल में 20,000 चीज़ें चाहिए और एक वक्त पर 5,000 चीज़ें मंगवाता हूँ, तो ये 4, ये भी राउंडेड ऑफ आ रहा है। तो मैं अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख सकता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट। अगर मैं अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखूंगा और 6 बार पूरे साल में चीज़ें मंगवाऊंगा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी मेरी, बता सकते हो? क्या 4200 लूंगा? नहीं, 4200 माइनस 1780, एक्सेलेंट। 4200 में से 1780 माइनस हो जाएगा, एक्सेलेंट, क्योंकि ये वो वाली ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो मुझे हर लिहाज से पे करनी है। तो ये 14520 बनता, सही है। इसी तरह से अगले केस में 5 मल्टीप्लाइड बाई, और ब्रैकेट में वही 4200 माइनस 1780, और लास्ट केस में भी 4 मल्टीप्लाइड बाई 4200 माइनस 1780, सही है। तो ये हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बनती है। अब मैं टोटल निकाल लेता हूँ, मैं आगे टोटल लिख देता हूँ। टोटल पहले वाले केस में मुझे ये परचेस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ये होल्डिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और ये वाली ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी।
पहले वाले केस में तीनों का जो टोटल होगा परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का, वो 6429520 बन रहा, 6429520 बन रहा। इसी तरह से दूसरा केस और तीसरा केस, ठीक है। तो मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना चाहिए, मुझे बताओ हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, हमें कितने यूनिट्स पर ऑर्डर्स प्लेस करने चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे लोएस्ट जो है वो 4000 है, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। मेरा फाइनल आंसर ये होगा कि मैं सप्लायर से एक वक्त पर 4000 यूनिट्स 4000 केजी के ऑर्डर्स प्लेस करूं, ठीक है। मैं अपने सप्लायर को कहकर और 4000 केजी के ऑर्डर्स प्लेस करूं। प्यारे बच्चों, यहाँ तक किसी किस्म की इस सवाल में कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली आप लोग मुझे बताएं, मुझसे बात करें, वो क्वेरी रिजॉल्व करवाएं। और अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो भी मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें। और मैं एक और काम कर रहा हूँ, अब हमने अच्छा जी, थोड़ा सा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। एनीवेज, हमने ये सवाल कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। ये सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, जिसमें मैं इसको आपके लिए अपलोड कर देता हूँ। और 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम रेज्यूम करते हैं। मेरी आवाज़ सबको आ रही है ना? हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं ताकि मैं रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूँ, एक्सेल की फ़ाइल को ग्रुप पर भेज दूँ और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ठीक है प्यारे बच्चों, डन।